हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए, आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं गोदान उपन्यास, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आशा करती हूँ आप सभी जो है गोदान उपन्यास ज़रूर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कितना महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। यहाँ से जो है प्रश्न हर बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कथन से संबंधित, यानी जो भी पात्र हैं, यानी हालांकि इस उपन्यास में जो है पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कम से कम 256 या 57 ऐसे पात्र हैं। लेकिन हम अभी मुख्य पात्र की बात करेंगे, ठीक है ना, कि इस पात्र की जो है क्या भूमिका है वो हम अभी उपन्यास पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है ना, तो हर पात्र से जो है आप देखेंगे पेपर में जो है कथन पूछा जाता है। ठीक है, तो उन कथनों को मैंने जो है बहुत अच्छे से लिया है, कम से कम 60+ कथन हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले जो है बात करेंगे गोदान उपन्यास के बारे में। ठीक है, गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे। अगर प्रश्न मैं पूछूँ आप सभी से कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या है, तो क्या लगाएंगे, गोदान या मंगलसूत्र? है ना, अंतिम उपन्यास जो है इनका मंगलसूत्र है। ठीक है, जो कि एक अधूरा उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1948। ठीक है, अगर अंतिम उपन्यास सीधे डायरेक्ट पूछता है तो मंगलसूत्र लगाएंगे। ठीक है, अगर पूछता है, अगर क्वेश्चन आता है कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पे जो है गोदान हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पूर्ण उपन्यास। ठीक है, विषय वस्तु है किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं गोदान उपन्यास के बारे में। हालांकि मैंने आप सभी को बताया प्रेमचंद का जो है यह अंतिम सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम रचना मानते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम रचना मानते हैं और है भी। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन का कृषि संस्कृति का महाकाव्य भी माना जाता है और इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इस उपन्यास में जो है प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य या पूर्ण चित्रण हुआ है। ठीक है ना, ये सारी बातें जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग अलग से लिख लेंगे, है ना। ऐसे ही इन छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, और अगर आ जाता है कथन में दे दिया जाता है तो वहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो मैंने इतनी सारी बातें जो है इस उपन्यास के बारे में बताया। पूरी कथानक को नहीं बताऊंगी, आप सब भली भांति परिचित हैं इस उपन्यास से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आएंगे, मैंने सिर्फ वही लिया है। ठीक है ना। अब जो है बात करें, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इनका जन्म जो है 1880 में हुआ था और मृत्यु 1836 में हुआ था। ठीक है, गोदान लिखने के बाद जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1836 में, लेकिन पूरा कर दिया था इन्होंने गोदान को। ठीक है, मंगलसूत्र जो है लिख रहे, मंगलसूत्र को जो है इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए ये अधूरा उपन्यास है इनका। ठीक है, अन्य उपन्यास के बारे में जो है बात करें तो इनका जो है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। ठीक है, ये सारे उपन्यास जो हैं इनके हैं, है ना। कुछ उर्दू में भी उपन्यास इन्होंने लिखा था, जिसमें जो है असरारे मवाविद, है ना, ये नाम है, शायद पहला इनका उपन्यास है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो रहा हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। असरारे मवाविद जो है इनका पहला उर्दू उपन्यास है, जिसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने किया था देवस्थान रहस्य, है ना, प्रकाशन वर्ष 1905 में। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और उपन्यास अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक की से जो मैंने क्लास ली है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो प्लेलिस्ट भी है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए, अन्य उपन्यासों के बारे में जो है मैं बात नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको आप लोग अलग से, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जन्म और मृत्यु, तो मैंने बता दिया। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय। आप सभी को पता होगा कि इनका मूल नाम जो है धनपत राय था, किंतु
वे नाम बदलकर जो है किस नाम से लिखते थे, नवाब राय से। ठीक है, नवाब राय बनारसी नाम से जो है ये लिखते थे अपनी रचना। ठीक है, धनपत राय को प्रेमचंद जो है, पहले तो इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन प्रेमचंद्र जो नाम है इनका, इसको जो है किसने ये नाम दिया था इनको। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उर्दू के लेखक हैं दया नारायण निगम। ठीक है ना, इन्होंने जो है इनको प्रेमचंद कहा था। ठीक है, प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी जाती है। किसने दिया है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये सारी बातें जो प्रेमचंद के बारे में मुझे बताना ज़रूरी लगा, तो मैंने आप सभी को बताया। अब चलिए हम चलते हैं गोदान उपन्यास की तरफ। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936। उपन्यास में कुल 36 भाग हैं। ठीक है ना, 36 भाग हैं। पहला भाग और दूसरे भाग का मैंने जो है इस पीडीएफ में मैंने रखा है, वहाँ से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे तथ्य दिया गया है, तो मुझे लगा जानना ज़रूरी है ना, तो उनको मैंने रखा है। बाकी सारे जो भी भाग हैं उनसे जो है मैंने कथन जो महत्वपूर्ण पढ़ के जो कथन मुझे महत्वपूर्ण लगा उनको मैंने लिया है। ठीक है, इस उपन्यास में जो है 2 गाँवों का वर्णन हुआ है, पहला सेमरी गांव और दूसरा बेलारी गांव। ठीक है, दोनों गाँवों का नाम आप ध्यान रखेंगे, और कितने भाग हैं, 36 भाग हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा हम जो है इस उपन्यास की विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विषय वस्तु है किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन जो है आपको इस उपन्यास में मिलेगा। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र ने, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद्र ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन की महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक है ना, गोदान उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि किस उपन्यास को जो है भारतीय जीवन का महाकाव्य माना जाता है, तो वो कौन सा उपन्यास होगा, गोदान, है ना। अब जो है गोदान उपन्यास के बारे में हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, और कुछ पात्र भी आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए देखते हैं, होरी जो इसका मुख्य पात्र है, होरी, है ना, होरी है, धनिया है और झुनिया है। ठीक है, होरी की पत्नी रहती है धनिया, और गोबर इसका लड़का है ना। गोबर की जो प्रेमिका होती है वो झुनिया होती है। मेहता साहब हैं, अमरपाल सिंह हैं, और भी सारे पात्र हैं इसमें, है ना। अभी हम जानेंगे और किस पात्र की क्या भूमिका है उसको भी हमें जानेंगे। ठीक है, होरी की इच्छा पछाई गाय लेने की थी। जो होरी पात्र है, मुख्य पात्र, उसको जो है कौन सी इच्छा होती है, गाय लेने की इच्छा होती है। ठीक है, होरी भोला जो है ग्वाला रहता है एक, होरी जो है भोला से गाय लाया था। ठीक है ना, जो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, तो भोला से मिलने जाता है, रास्ते में मिलता है, तो उससे जो है गाय खरीदता है। ठीक है, होरी के गांव का नाम क्या है, बेलारी है। ध्यान रखेंगे, होरी के गांव का नाम क्या है, बेलारी है। गांव क्या था, पूर्वा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के। कोदई गांव का भी वर्णन हुआ है। ठीक है ना, इस उपन्यास में मुख्यतः 2 ही गांव का वर्णन हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कोदई गांव का किस उपन्यास में वर्णन हुआ है, तो कोदई गांव का जो है इस उपन्यास में वर्णन हुआ है। ठीक है, जब गोबर जो है जब प्रेग्नेंट हो जाती है झुनिया, तो उसको छोड़ के जो है लखनऊ जब भागता है ना, लखनऊ चला जाता है, तो रास्ते में जो है उसको एक गांव में जो है मिलता है, वहाँ पे पति पत्नी में लड़ाई होती है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो उसी गांव का जो है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, गोबर का वास्तविक नाम क्या है, गोवर्धन नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए जो है कहा गया है। ठीक है, गोदान उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है। अभी कौन कहा है ये कथन आगे है, अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत नहीं लेना आप लोग, है ना। गोदान उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि कैसा उपन्यास है गोदान उपन्यास, तो पूरी तरीके से जो है यथार्थवादी है, यथार्थ है इसमें। ठीक है, न कि आदर्शवाद। ठीक है, जबकि दोनों में ही ये विशेषता है मुंशी प्रेमचंद का, यथार्थवादी और आदर्शवाद, लेकिन यह उपन्यास जो है पूरा यथार्थवाद पे है। ठीक है, आगे देखेंगे,
पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल का दौड़। यह कथन धनिया का है, ठीक है। यह कथन भी एक आदेश में दिया है, धनिया का है। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषि की आर्थिक समस्या का चित्रण भी हुआ है। यह उपन्यास समस्या प्रधान है। यह उपन्यास कैसा उपन्यास है? समस्या प्रधान उपन्यास है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, आप ध्यान रखेंगे। बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है इस उपन्यास के बारे में? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है, ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट्स क्या है। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और उत्तम उपन्यास गोदान है, ठीक है। गोदान की कथा वस्तु कृषक की समस्या है, बिल्कुल है ना। आगे देखेंगे, होरी के पास 5 बीघा जमीन है। कितने बीघे जमीन होती है होरी के पास? 5 बीघा। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है, ठीक है। दोनों की कथा जो है साथ साथ चलती है। आगे देखेंगे, गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है। कौन है? गोबर, ठीक है ना। ये गोबर के बारे में दिया गया है। इस उपन्यास में जो है शोषण और अन्याय के विरुद्ध बढ़ती हुई नई पीढ़ी का विद्रोह, यानी इसका स्वभाव कैसा है? विद्रोही टाइप का होता है, ठीक है। संतोष का प्रतीक कौन है? वो है गोबर है, ठीक है। होरी का बेटा रहता है। मालती व मेहता लखनऊ में रहते हैं। मालती और मेहता कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं, जिनके यहाँ नौकरी करता है जाके। आगे देखेंगे, राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं, ठीक है। जमींदार रहते हैं राय साहब। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज कहा है। तो ये एक एक पॉइंट जो है देकर पूछा जा सकता है कथन में, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। यानी गोदान उपन्यास से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। ABC करके देगा वहाँ पे, है ना। आप सभी को पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप देखे रहेंगे, है ना। याद करना नहीं है, पूरे याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, जब तक पेपर ना हो जाए। अब आते हैं पात्र परिचय पे, ठीक है। पात्र परिचय जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पात्र है, मुख्य पात्र होरी है। केंद्रीय पात्र है, गरीब किसान है। इसकी पत्नी धनिया है। होरी की पत्नी और जुझारू पात्र है, ठीक है। तीसरा पात्र है गोबर। दूसरा नाम, इसका मूल नाम गोवर्धन है। होरी का पुत्र है। सोना और रूपा होरी की पुत्रियां हैं, ठीक है। पंडित माता दीन महाजन, ये यहाँ पे हटा दीजिए। होरी की पुत्रियां हैं दोनों, सोना और रूपा, ठीक है। पंडित माता दीन जो है दाता दीन का पुत्र है। माता दीन दाता दीन, ऐसे याद रखिएगा। अगले पात्र है दुलारी सहुआइन पटेश्वर लाल झिंगुरी सिंह, ठीक है। झुनिया, सिलिया, मोना, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, ये सभी पात्र इसमें हैं। अगले पात्र हैं राय साहब, जो अमरपाल, इनका राय साहब का नाम जो है अमरपाल सिंह भी है, और उनकी बेटी मीनाक्षी है, ठीक है। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है दर्शन शास्त्र के विद्वान कौन हैं, तो डॉक्टर मेहता हैं। मिस मालती कौन है देखते हैं। आधुनिक स्त्री डॉक्टर हैं मिस मालती। सरोज कौन है? मालती की बहन है, ठीक है ना। एक और मालती की एक और बहन है, विद्या करके होती है। वर्धा नाम रहता है शायद, है ना। दो बहनें हैं इनकी, मालती की, ठीक है, सरोज और वर्धा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। मिस्टर खन्ना मिल मालिक है और बैंकर है। गोविंदी खन्ना की पत्नी व आदर्श भारतीय स्त्री है। गोविंदी जो है मिस्टर खन्ना की पत्नी है और आदर्श भारतीय स्त्री है। उसके बाद जो है संपादक ओंकारनाथ, मिस्टर तनखा और सिरजा खुर्शीद, ठीक है। ये सभी पात्र इसमें हैं, ठीक है। सभी पात्र आप लोग देख लीजिएगा। गौड़ पात्र भी इसमें जो हैं, तो यहीं से जो है पूछा जा सकता है। बाकी पात्रों की संख्या इसमें 256 के करीब है, तो सभी पात्रों को हम जो है नहीं जानना है, ठीक है। अब जो मैंने भाग 1 को देखिए, वो मैं यहाँ पेज में मैंने रखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। होरी राम ने दो बैलों को साना पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को गुड़ने भेज देना।
मैं न जाने कब लौटूं, ज़रा मेरी लाठी दे दे। धनिया ने दोनों हाथों गोबर से भरे थे, उपले थाप कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, इतना भी जल्दी क्या है। यहीं से जो है कहानी स्टार्ट है। ठीक है। होरी अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकुड़कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई है, मालिक से भेंट नहीं हुई। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों ही गए थे। आगे होरी कहता है, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और मैं अपना काम देखूं। इसी मिलते जुलते रहने से कहता है, इसी तरह जो है मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी हैं तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, महत्वपूर्ण है। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। ठीक है, होरी का कथन है, ये पहले ही भाग में जो है लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। ठीक है, धनिया का व्यवहार जो है उतना कुशल नहीं था। कुशल क्या मतलब, वो हर बात का जवाब दे देती थी, सहती नहीं थी, किसी का न्याय सहने वाली स्त्री नहीं है। ठीक है, देखते हैं। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार का खेत जोता है तो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, इसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी कतर ब्योंत कर लो, कतर ब्योंत यहाँ शब्द आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कतर यानी कितना भी अपनी व्यवस्था बना लो, कर लो, कितना भी पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। मगर लगान से जो है छुटकारा होना मुश्किल है। फिर भी वह हार नहीं मानती थी और इस विषय में स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। ठीक है, इसी बात को लेकर जो है हमेशा हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती रहती थी। उसकी 6 संतान में अब केवल 3 संतान जिंदा थी। ठीक है, टोटल संतान पूछा जाए तो अब 6 संतान थी, जिंदा कितने हैं तो 3 हैं। ठीक है, एक लड़का गोबर कोई जो है 16 साल का है। लड़का जो है गोबर कितने साल का है, 16 साल का है। और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की हैं। यानी सोना जो है 12 साल की है, रूपा 8 साल की है। ठीक है, यहाँ पे जो है 12-8 लिखा है ना, 8, तो सोना जो हो गई 12 साल की और रूपा 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। ठीक है, ये 3 जो है जिंदा हैं, जिसमें सोना और रूपा और गोबर, और 3 जो है लड़के इसके मर गए थे बचपन में। उसका मन आज भी कहता था अगर उनको दवा दारू होती तो वो बच जाते, पर एक एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही तो साल लगा था। यानी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो है धनिया का उम्र कितना है तो 36वां ही। ठीक है, 36 साल की है, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आँखों में भी सूजन लगा था। पेट की चिंता के कारण ही तो कभी तो जीवन में सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और दो चार घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञात होता था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जो है यहाँ पे देखेंगे, उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मरजई, जूते, पगड़ी और तंबाकू और बटुआ लाकर उसने पटक दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, धनिया ने तिरस्कार किया। ठीक है, यहाँ पे कथन है, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो, तुम में कोई अच्छी बात हो तो कहो, तो लगते हो कोसने। ठीक है, ये तो दोनों आपस में जो है लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखते हैं। हर गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से वंचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने का महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसी समाती। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पेज खाली है, ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। आगे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए रखा है तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी हम चलते हैं कथन पे। कथनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप लोग, जहाँ जहाँ मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ पे देखेंगे। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना है आपके मेले में नई गाय लाए हो। इससे भोला से जो है गाय खरीदता है। यहाँ जो है दोनों की बातचीत होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कितने में? इसके 80 रुपये देने पड़े, 80 रुपये में, ठीक है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए मैं इतना ऐसे कर रोक देती हूँ। बाकी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। यहाँ पे होरी का कथन है, मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इस कथन को आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। बाकी सभी कथन को मैंने लिया है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग, है ना। आपके पास अगर टाइम है, अगर आप मैरिड नहीं हैं, है ना, अनमैरिड के पास ज़्यादा टाइम होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे दूसरा भाग है ना। यहाँ पे देखेंगे सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। ज़िले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। राय साहब इनका अमरपाल सिंह जो है सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों गांव में कितने मील का अंतर है? तो 5 मील का। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। एक मिनट, यहाँ पे कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी, ठीक है। यह नहीं कि उनके इलाके में असमियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या दाढ़ और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तरों के सिर की जाती है। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पढ़ लेंगे आप लोग, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो है राय साहब का नाम भी अमरपाल सिंह था, ठीक है ना, 2 नाम थे इनके। तो ये पढ़ लीजिएगा आप सभी, ठीक। चलिए अब हम आते हैं महत्वपूर्ण कथन पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है इस उपन्यास से जो है कथन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है या कर रहे हैं, तो आपको जो है इस उपन्यास से प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। तो कथन से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला कथन। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। होरी धनिया से कहता है, अभी हमने पहले भाग में पढ़ा। दूसरा कथन है, गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए, पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है, अगर हम छोड़ दें तो देवता। ये जो है राय साहब अमरपाल सिंह, है ना, राय साहब का है। अगला कथन देखेंगे, बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। ये कथन भी राय साहब का है, ठीक है। राय साहब थोड़े से चापलूस टाइप के थे, है ना। आगे देखेंगे, जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटर नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता। ये गोबर कहता है अपने पापा से, होरी से, ठीक है। फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में मर्जाद है, वह नौकरी में तो नहीं। होरी कहता है गोबर से, ठीक है। ये छोटी यहाँ पे ऐसे ही आ गया है, काट देंगे इसको।
देखेंगे अगला कथन, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। ठीक है, होरी कहता है छोटे बड़े, तो यहाँ पे जब इसका पापा कहता है कि यहाँ पे जो है कहता है फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है, खेती में जो मर्जाद है वो नौकरी में। मर्जाद शब्द जो है कई जगह होरी जो है बोलता है, तो इस शब्द को आप लोग पकड़े रहिएगा। तो इससे भी आप, अगर आपको कथन नहीं याद रहेगा तो भी आप जान जाएंगे कि ये होरी का कथन है। ठीक है, आगे जो है, छोटे बड़े भगवान घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, होरी कहता है ऐसा। ठीक है, अब देखिए अब गोबर क्या कहता है ये बातें सुनकर। कहता है भगवान सबको बराबर मानते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यानी जो है ये जो है गोबर जो है थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का रहता है, हर बात का जो है जवाब देता है ना। और जो होरी है, होरी को जो है हर परिस्थिति में जो है वो अपने आप को दोषी ठहराता रहता है और जो है उनके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है ना। तो ये इनकी बातचीत होती है, ये महत्वपूर्ण कथन है बहुत, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला कथन देखेंगे, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। कुछ इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, इसको काट देंगे, घर भरे। ठीक है, होरी का है। अगला कथन है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हमने आदमियत कहाँ, हम में जो है आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। कौन कहता है ये, भोला का कथन है। ठीक है, अगला कथन देखेंगे, औरत को भगवान सब कुछ दे रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। ये जो है चौधरी कहता है। ठीक है, चौधरी कहता है। अगला देखेंगे, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। ये भी जो है चौधरी का कथन है। ठीक है, ये औरत को भगवान सब कुछ दे रूप ना दे, ये कथन जो है चौधरी का नहीं है। एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, ये चौधरी का कथन नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं एक बार जो है देख लूँ, जो मैंने PDF बनाया है वहाँ से मैं देख लूँ, है ना। तो मैं जैसे पढ़ी थी तो मैंने नोट किया था ना, उसको नोट करके तब फिर कन्वर्ट करके तब मैंने बनाया है इसको, है ना। तो एक बार जो है मैं देख लेती हूँ कि ये कथन कहाँ पे है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, जाना नहीं है बिल्कुल। हाँ, चौधरी का ही है। ठीक है, ठीक है, चौधरी का है। ये जो कथन है वो हीरा का है, ये चौधरी का नहीं है, ये हीरा का कथन है। हीरा कौन रहता है, होरी का भाई रहता है। ठीक है, तो ये जो कथन है, औरत को भगवान सब कुछ दे रूप ना दे, नहीं वो काबू में नहीं रहती, ये चौधरी का ही कथन है। ठीक है, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, ये हीरा का कथन है। हीरा होरी का भाई रहता है। ठीक है, अगला कथन है, जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईशा सभी समाज में समता का प्रवर्तक हैं। ये जो कथन है यहाँ पे, एक मिनट, सभी जो है कथन, हाँ मेहता का है। ठीक है, ये भी कथन और ये आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। ये दोनों कथन जो है मेहता का है। ठीक है, मेहता यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेहता का है। चलिए, गलत बताने से अच्छा है ना मैं एक बार देख लूँ, है ना। आगे देखते हैं, अगला कथन है, लिखते तो वह लोग जो जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। ठीक है, और धन है। ठीक है, और जो है लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग, यहाँ पे होगा जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है,
वह क्या लिखेंगे। ये ओंकारनाथ का कथन है। ठीक है, वो थोड़ी राइटिंग ऐसे हो जाती है ना मेरी, तो कन्वर्ट होने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, अगले देखेंगे अगला कथन। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दिशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। ये ओंकारनाथ का कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखेंगे, ओंकारनाथ का ही है। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा रखा और पवित्र रखा और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत की पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। ओंकारनाथ का है। ठीक है, जहाँ पे सिद्धांत की बात आए, अच्छी बातें ओंकारनाथ का जो है होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता और वह चाहे जो कुछ हो, सिद्धांतवादी नहीं है। ये मालती का कथन है। ठीक है, मालती का कथन है। ये किसको, ओंकारनाथ को जो है सुनाती है। ओंकारनाथ जो है मालती को चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इसको कुछ अपने तरफ खींचने के लिए जो है ये सारी बातें करता है। तो इसके जवाब में जो है मालती ये कहती है, जो व्यक्ति कर्म और वचन का सामंजस्य नहीं रख सकता, वह चाहे जो कुछ हो, सिद्धांतवादी नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखेंगे, विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। ये मेहता कहते हैं। मेहता जो है मिस्टर मालती से जो है प्रेम करते हैं, एक दूसरे से दोनों प्रेम करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा कर विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। मेहता। ठीक है, मेहता का कथन है। आगे देखेंगे। युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम श्रद्धा भाव है, यहाँ पे भाव रहेगा, वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ये जो है मेहता मालती से कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहाँ पे जो है स्त्री को लेके बहुत अच्छी बातें आपको देखने को मिले कथन में, तो समझ जाइएगा मिस्टर मेहता का कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लिख सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। मेहता मालती से कहते हैं। अब देखते हैं अगला कथन। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। राय साहब खन्ना से कहते हैं, खन्ना साहब से। अगला कथन देखेंगे। जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। बिल्कुल सही। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं जाती हैं। ये खर्रौद का कथन है। खर्रौद होगा यहाँ पे खुर्शद है ना, खुर्शद है, खर्रौद नहीं, खुर्शद का कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कथन है। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। ये होरी कहता है ना, कहता है होरी, जो कर्ज ऐसा मेहमान है जो एक बार आने के बाद जाने का नाम नहीं लेता। अगला कथन देखेंगे। गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेडी सवाई नजराना घूस पास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से। ये धनिया कहती है। अगला कथन देखेंगे। जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, अय्याशी है न्याय से। धनिया उसके पहले, सॉरी ये नहीं है, धनिया उसके पहले नहीं है। ये मेहता का कथन है। ठीक है, अगला कथन देखेंगे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के समान हेय हैं। ये मिस मालती का कथन है। ठीक है, अगला कथन देखेंगे। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति और आत्मा का एक अंश बन जाती है। मिस्टर मेहता का है। ठीक है ना, देखा ना, यानी कि औरत को लेकर, स्त्री को लेकर जो है बहुत अच्छी बातें जहाँ पे की गई हों, आत्मसम्मान की बातें की गई हों, वहाँ पे मेहता का कथन होगा। ठीक है,
आगे देखेंगे, औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं रहती। ये कोदई का कथन है ये, और किससे कहता है ये? गोबर से कहता है। गोबर जो रास्ते में जाता है लखनऊ, जो अपना घर छोड़ के, तो जो है कोदई जो है अपनी बीवी को मारता रहता है, तो वहाँ पे जो है इससे मिलता है, तो वही जो है ये कहता है। वो पूछता है कि क्यों इतना मार रहे हो, तो वही पूछता है, औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं रहती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोदई का कथन है। आगे देखेंगे, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्यपती लालसा है, विकृत रूप है, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृति रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। यह मिस्टर मेहता का कथन है। अगला कथन देखेंगे, गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना है। राय साहब का ये बस गरीबों का गला दबाने में लगे रहते हैं। आगे देखेंगे, मजूरी करना कोई पाप नहीं, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत क्यों आती। होरी धनिया से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है। आगे देखेंगे, मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता करे कायर, भविष्य की जो चिंता करता है वो कायर बन जाता है, यानी कायर बना देती है भविष्य की चिंता। भूत की मार हमारी कमर तोड़ देती है। ठीक है, मेहता जो है गोविंदी से कहता है। आगे देखेंगे, अगला कथन है, अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। मेहता गोविंदी से कहता है। आगे देखेंगे, अगला कथन है, रुपये हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। गोबर धनिया से कहता है, यानी अपनी माँ से कहता है। आगे देखेंगे, खन्ना जी है ना, ये मेहता जी जो है, मेहता का कथन है, खन्ना जी से कहते हैं कि आप इस काम में अभी नहीं शरीक होना चाहते हैं ना सही, लेकिन कभी न कभी ज़रूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को तो 3 साल तक किसने धूमधाम से चलाया। अगला कथन देखेंगे, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। ठीक है, ये मेहता जो है खन्ना जी से कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर आप अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। गोविंदी खन्ना से कहती हैं, क्योंकि खन्ना जो है बहुत पैसे वाले होते हैं और इनका जो है कुछ नुकसान हो जाता है, तो इससे जो है यहाँ पे जो है इनके साथ जो है ये संवाद होता है। ठीक है, तो कथन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कथन देखेंगे, तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा है, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। यह कथन किसका है? तो मालती का है, मेहता से कहती है। आगे देखेंगे, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खुखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी को आंख भी नहीं पड़ने देता। मेहता मालती से। आगे देखेंगे, अगला कथन है, अगर प्रेम खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे समझ रखा था, यहाँ पे जो है मैं उससे दूर रहूँगी। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह नहीं आत्मा की वस्तु है। ठीक है, इसको यहाँ से काट देंगे। मालती जो है मेहता से कहती है। अगला कथन देखेंगे, अगला कथन है, मैं चाहती हूँ कि, मालती कहती हैं, मेहता कहता है राय साहब से। ठीक है, राय साहब से कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। मुझ में और उसके आप में अंतर इतना ही है कि जो कुछ मानता उस पर उड़ेल चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेहता जो है राय साहब से कहता है, ये राय साहब है यहाँ पे। ठीक है, राय साहब।
अगला कथन देखेंगे, नारी केवल माता है और इसके उपरांत जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। मेहता कहता है भाषण में, ठीक है, भाषण देता है कम्युनिस्ट पार्टी में वहाँ पे जो, तो वहाँ पे कहता है। अगला कथन देखेंगे, मेहता का ही है मालती से, विवाह को मैं सामाजिक समझौता मानता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को है। ठीक है, मेहता का कथन है। अगला कथन है, सच्चा आनंद सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। मेहता का कथन है। अगला कथन देखेंगे, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है। मेहता गोविंदी से। अगला कथन देखेंगे, हमारा भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस परिवर्तन से इन आफतों पर विजय पाना होगा, कोई देवता कोई गुप्त शक्ति उसकी मदद करने ना आएगी। प्रेमचंद गोबर से। ठीक है, ये जो है प्रेमचंद का कथन है, मतलब गोबर ने बोला है, प्रेमचंद के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला कथन देखेंगे, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश होगा। मेहता का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गुनी के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही है, लेकिन मीठी बोली सुनाता हुआ। ये रामविलास का कथन है। ठीक है, इस उपन्यास के बारे में रामविलास का कथन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कथन देखेंगे, यह सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर मानते हैं, जहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। अगर इस तरह के जो कथन आए तो समझ जाइएगा गोबर का ही है, होरी से कहता है, और अक्सर अपने पिता से ही इन दोनों बाप बेटे की लड़ाई इसी बात को लेकर होती रहती है। आगे देखेंगे, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये प्रेमचंद ने कहा है धनिया के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो है प्रेमचंद गोबर के लिए कहा था कथन, और ये प्रेमचंद का कथन है धनिया के लिए। ठीक है, अगला कथन देखेंगे, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं, प्रतिष्ठा है यहाँ पे। ठीक है, प्रतिष्ठा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं, महाराज की उसके पीछे एक जीव हत्या कर डालते। ठीक है, धनिया दाता दिन से कहती है। अगला देखेंगे कथन, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी। ठीक है, धनिया जो है दरोगा से कहती है, दरोगा से। ठीक है, यहाँ पे दरोगा आया रहता है जब उसकी गाय जो है जहर देकर, उसका जो भाई रहता है वो उसकी गाय को जहर दे देता है ना, मार देता है, तो उसके लिए जो है दरोगा आता है, तो वहीं पे जो है ये कथन दरोगा से कहती है। ठीक है, चलिए, ये तो रहे सारे कथन जो मैंने लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करती हूँ आपको भी जो है कथन सही लगे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।